औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप तमाम व्यूअर्स को चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप लोगों के साथ मैंने वादा किया था शिपिंग और लॉजिस्टिक कोर्स के जल्दी स्टार्ट करने का, तो आज बाकायदा हम इस कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन पेश करता हूँ आपको। मेरा नाम है वाजिद हुसैन और मैं लास्ट 10 ईयर्स से शिपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ग्रॉस रूट लेवल से इस इंडस्ट्री में आया था। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो मेरी फ़र्स्ट जॉब शिपिंग लॉजिस्टिक में मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हो गई और वहीं से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। तो इन 10 सालों में मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स में काम किया। अकाउंट्स, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, सेल्स, प्राइसिंग, सारे डिपार्टमेंट्स में। और जो भी नॉलेज मैंने वहाँ से गेन किया, अब वही नॉलेज मैं एक कोर्स की सूरत में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं शिपिंग और लॉजिस्टिक्स से कि व्हाट इज़ शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स। मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आप लोगों को समझाऊंगा, कोशिश करूंगा कि कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स ना यूज़ करूं कि आप लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ ना हो और इजीली समझ सकें। तो जनाब, शिपिंग क्या होती है? शिपिंग ये होती है कि मूवमेंट ऑफ कार्गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मिसाल के तौर पर एक एक्सपोर्टर एक मुल्क में बैठा है और एक इंपोर्टर दूसरे मुल्क से है और उसने कोई ऑर्डर दिया है। तो अब इस कार्गो को, इस शिपमेंट को एक्सपोर्टर के डोर स्टेप से मूव करके इंपोर्टर के डोर स्टेप तक पहुंचाने को शिपिंग कहते हैं। और लॉजिस्टिक किसे कहते हैं? जब आप एट अ टाइम 4 से 5, 10, 15, 20 शिपमेंट्स हैंडल कर रहे हों तो इसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। अब हम आते हैं स्कोप की तरफ से कि शिपिंग और लॉजिस्टिक्स का स्कोप क्या है इस इंडस्ट्री का। तो जनाब, मैं आपको बताता चलूँ कि इस इंडस्ट्री का स्कोप का अंदाज़ा आपको यहाँ से हो सकता है कि ये इंडस्ट्री लिंक्ड है आपकी कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडस्ट्री के साथ। और एक्सपोर्ट की अहमियत आप इससे बहुत अच्छी तरह लगा सकते हैं कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन एक्सपोर्टर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा प्रिविलेजेस, रिबेट्स, बेनिफिट्स गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को देती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कभी भी हमसे एक्सपोर्टर्स ना खुश हो। क्योंकि जब एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो मुल्क में फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़ते हैं। जब आपके फ़ॉरेन रिज़र्व बढ़ते हैं तो आपका जो डॉलर एक्सचेंज रेट होता है वो भी स्टेबल रहता है और आपकी इकॉनमी भी स्टेबल रहती है। तो और ये जो आपकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंडस्ट्री है वो शिपिंग और लॉजिस्टिक की इंडस्ट्री से लिंक्ड है। वो सेपरेटली कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये इंडस्ट्री उसके साथ लिंक ना हो। इसकी मैं आपको ज़िंदा मिसाल ये दे दूँ कि जब रिसेंटली आप देखें लॉकडाउन में जब गवर्नमेंट ने सबसे पहले खोलने का जो फ़ैसला किया इंडस्ट्री का, वो थी एक्सपोर्टर्स की इंडस्ट्री और उसके बाद शिपिंग और लॉजिस्टिक की इंडस्ट्री को, कि ये दो चीज़ें डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये आपकी मईशत पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पर आती हैं अगर ये दो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएँ तो। अब आते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ से कि शिपिंग और इंडस्ट्री में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं। तो जनाब, इसका बहुत बड़ा स्कोप है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास अपनी इन्वेस्टमेंट है और आप ये कोर्स कर लेते हैं तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। अगर आपके पास कोई ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एक छोटा सा ऑफिस ले के जस्ट एक राइडर रख के भी ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है अच्छी खासी तो आप अपना अच्छा खासा प्रॉपर सेटअप बना सकते हैं, जिसमें आपके पास एक बंदा सेल्स की टीम भी होगी, आपके पास प्राइसिंग में भी बंदे होंगे, आपके पास ऑपरेशंस में भी बंदे होंगे, आपके पास कस्टमर सर्विस में भी होंगे। ये बड़े सेटअप की बात कर रहा हूँ। छोटे सेटअप में आप
इनिशियली 2 बंदों से भी काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप 3-4 कस्टमर्स बना लेते हैं तो आप इजीली महीने के 3 से 4 लाख रुपए जनरेट करवा सकते हैं प्रॉफिट इस बिज़नेस से। और तीसरी ऑप्शन की तरफ आते हैं कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, दूसरे की तरफ सॉरी, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप अपने किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार को अपने साथ पार्टनर बना के ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वो करे, काम आप करें, तो आप 50-50% पे भी काम कर सकते हैं, 60-40 पे भी कर सकते हैं, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। और जो इसमें थर्ड आपके पास स्कोप आता है कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में, आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है किसी भी शिपिंग या लॉजिस्टिक फर्म में, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि ये हर मुल्क में एग्जिस्ट करती है। आपको इजीली कहीं पे भी इसमें जॉब मिल सकती है और अच्छे सैलरी पैकेज के साथ, अच्छे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के साथ। अब आ जाते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट की तरफ कि इस कोर्स के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। तो व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें आप कई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके पास शौक़ होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका, आपकी चाहे मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन हो, एफएससी हो, बैचलर्स हो, मास्टर्स हो, आप इस कोर्स को बहुत इजीली आसानी से सीख सकते हैं और आप उस बेसिस पे मार्केट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कि इस कोर्स की फ़ीस क्या है। तो जनाब ये 100% फ्री कोर्स है, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपसे एक इल्तिजा है कि अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एज़ अ सदका जारिया ये कोर्स मैंने बनाया है, तो अगर आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को, तो मेरे लिए यही सब कुछ सरमाया है। तो जनाब ये मेरे चैनल की डिटेल्स हैं। नॉलेज वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब पे मैंने चैनल बनाया है और इसी तरह नॉलेज वर्ल्ड के नाम से ही फेसबुक पे मैंने अपना पेज भी बनाया है। तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आपसे इल्तिजा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो नीचे बेल का बटन दिया हुआ है उसे काइंडली प्रेस कर दें, ताकि जो भी आने वाली वीडियो होगी वो आप इजीली नोटिफिकेशन आपको मिले और वह उसे आप फॉलो कर सकें। और साथ में आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियोस को एज अ सदका जारिया अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ शिपिंग इन लॉजिस्टिक। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम सेलर एक्सपोर्टर टू बायर इंपोर्टर। शिपिंग में कुछ टर्म्स होती हैं जो कि आप 3 से 4 टर्म्स एक ही वर्ड के लिए यूज़ होती हैं, तो आप अगर सीख लें तो आपके लिए आगे कोर्स में आसानी होगी। हु इज़ सेलर। सेलर मतलब बेचने वाला। बेचने वाले को हम शिपर भी कहते हैं, शिप करने वाला, और उसको वो एक्सपोर्टर होता है ऑब्वियसली। तो ये 3 टर्म्स इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं जो कि एक साथ यूज़ होती हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि इस इंडस्ट्री में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है उस पर मोस्टली इन 3 टर्म्स में से शिपर का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, तो मैं इस कोर्स में एक्सपोर्टर को मोस्टली शिपर कहूँगा और इसी तरह इंपोर्टर को मैं कंसाइनी कहूँगा। तो ये आप पहले से अपने पास, अगर आपके पास बेहतर तो ये आप एक कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाएं, ताकि आप ये चीज़ें लिखते जाएं, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी बाद में इस कोर्स को रिव्यू करने में। तो जनाब ये हो गया कि शिपर जो होता है वो एक्सपोर्टर होता है, कंसाइनी इंपोर्टर होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि शिपिंग लाइंस क्या होती हैं। शिपिंग लाइंस जो बड़े बड़े जहाज़ की कंपनियां होती हैं, माल बरदार कार्गो शिप्स की कंपनीज़ हैं, प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि ऑपरेट कर रही हैं ग्लोबली। हर मुल्क में जाके उनने अपने डिफरेंट रूट्स बनाए हुए हैं, अपने ऑफिसेस हैं इनके हर मुल्क में, तो उनको शिपिंग लाइंस कहते हैं और यही शिपिंग लाइंस के थ्रू हमारा कार्गो मूव होता है। और इसके अलावा जितनी भी एयरलाइंस हैं, आप एयरपोर्ट पे देखते हैं, कतर है, एमिरेट्स है, ओमान एयर है, टर्किश है, इस तरह बहुत सी एयरलाइंस हैं, PIA है, इन सब पे भी कार्गो मूव होता है बाय एयर मोड और बाय सी मोड। ये 2 मोड्स होते हैं।
अब नेक्स्ट टर्म आती है कि फ्रेट फॉरवर्डर्स क्या हैं। इस इंडस्ट्री में शिपिंग लाइंस के साथ 3 और भी रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ कनेक्टेड हैं, जो कि ये आपके नीचे गिवन है। शिपिंग लाइंस हैं, उसके बाद फ्रेट फॉरवर्डर्स एक मिडल मैन होता है शिपिंग लाइन और शिपर या एक्सपोर्टर के दरमियान। एक थर्ड पार्टी कंपनी होती है, इसकी डिटेल मैं आपको बाद में बताऊंगा। इस तरह ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं और इस तरह क्लियरिंग एजेंट्स भी होते हैं। ये आगे 2 मॉडल्स आ रहे हैं, उसमें ये चारों जो आपकी इंडस्ट्री रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जनाब यहाँ पे आपको मैं 2 मॉडल दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 2 टाइप्स के मॉडल्स होते हैं शिपिंग के। फर्स्ट मॉडल डायरेक्ट मॉडल होता है, जिसमें जो शिपर या एक्सपोर्टर होता है वो डायरेक्टली शिपिंग लाइन के साथ कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। उसी से फ्रेट लेता है, अपना कार्गो बुक करता है, उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वो खुद करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन खुद अरेंज करता है, वो क्लियरेंस इसकी खुद अरेंज करता है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्ट शिपर के एंड पे खुद होती है। अब दूसरे नंबर का जो मॉडल है उसमें शिपर क्या करता है कि एक मिडल मैन अपना इन्वॉल्व करता है, एक फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म इन्वॉल्व करता है। इस तरह वो सारी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कस्टम क्लियरेंस की, शिपिंग लाइन से फ्रेट लेने की, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्डर्स पे डाल देता है और शिपर के बिहाफ पे फॉरवर्डर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करता है और उसका बेनिफिट फॉरवर्डर को भी मिलता है। ये डायग्रामेटिकली मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ये डायरेक्ट मॉडल क्या होता है, डायरेक्ट शिपिंग मॉडल। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक्सपोर्टर गिवन है। एक्सपोर्टर है जिसे हम शिपर भी कहते हैं। अगर डायरेक्ट मॉडल है तो शिपर जब इस एयरलाइन या बाई सी अपना कार्गो मूव करना चाहता है तो सबसे पहले वो इससे रेट्स लेगा। जब इनके रेट्स फाइनल हो जाएंगे बाय एयर मूवमेंट के, तो वो कंटेनर यहाँ से पिक करेगा, अपनी फैक्ट्री में लेके आएगा। उसके लिए उसको ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत होगी, क्योंकि हर फैक्ट्री के अपने गाड़ियाँ नहीं होती, तो उसके लिए उसका ट्रांसपोर्टर रिक्वायर्ड है। वो क्या करेगा, अपने एक ट्रांसपोर्टर कंपनी को कॉल करेगा, उसको कहेगा कि इस टर्मिनल से, इस कंपनी के इस टर्मिनल से कंटेनर ले आएँ हमारी फैक्ट्री में और लोड कर दें। ये ट्रांसपोर्टर यहाँ से जाएगा, इस जो शिपिंग लाइन है, हर शहर, बड़े शहर में इनके कंटेनर टर्मिनल होते हैं, वहाँ से एक कंटेनर पिक करके टर्मिनल से फैक्ट्री में ले आएगा। फैक्ट्री में ये कार्गो लोड होगा। उसके बाद ये जाएगा सी पोर्ट पे। कराची में, गवादर में सी पोर्ट्स हैं, वहाँ पे ये कार्गो मूव हो जाता है। मोस्टली कराची से ही डील होता है, अभी गवादर का ऑपरेशन थोड़ा ही स्टार्ट हुआ है, ज़्यादातर शिपिंग लाइन्स कराची से ऑपरेट कर रही हैं। यहाँ पे जब ये पहुँचता है तो इस एक्सपोर्टर को एक और कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ता है, कस्टम ब्रोकर या क्लियरिंग एजेंट को। वो क्लियरिंग एजेंट जो कस्टम फॉर्मेलिटीज़ होती हैं पाकिस्तान को, वो पूरी करता है, और ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद ये कार्गो हैंड ओवर हो जाता है यहाँ पे एयरलाइन को। या अगर बाय एयर कार्गो है तो इसमें कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली इस गाड़ी ट्रांसपोर्टर को कहेगा कार्गो उठा के आप एयरपोर्ट ले जाएँ। और अगर बाई सी मूवमेंट है, पूरा कंटेनर है, तो वो क्या करेंगे, ये ट्रांसपोर्टर जाएगा सी पोर्ट पे और वहाँ पे एक कंटेनर यहाँ पे हैंड ओवर कर देगा यहाँ पे शिपिंग लाइन को। अब ये शिपिंग लाइन यहाँ पे ओरिजिन पोर्ट से इसको लेके जाके डेस्टिनेशन पोर्ट पे पहुँच जाएगी। अगर बाई सी जाएगा तो डिपेंड करता है कंट्री पे और शिपिंग लाइन की रूटिंग पे, 1-2 दिन से लेकर 30, 35, 40 दिन तक ट्रांजिट टाइम हो सकता है आपके कंटेनर को मूव होने में। जबकि बाय एयर में मोस्टली ट्रांजिट टाइम 1, 2, 3 जो डायरेक्ट एयरलाइंस हैं उनका इतना होता है, और जो नॉन डायरेक्ट एयरलाइंस है वाया आती हैं, वो पहले किसी और मुल्क जाती हैं, तो उसमें 5 से 7 दिन भी बाज़ औक़ात बाज़ एयरलाइन ले लेती हैं। तो जब ये डेस्टिनेशन पोर्ट पे या डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे आपकी शिपमेंट पहुंचती है, तो वहाँ पे फिर ये प्रोसेस होता है कि वहाँ पे डेस्टिनेशन पे कस्टम क्लियरेंस होती है, उस मुल्क की जो ड्यूटी टैक्सेस होती हैं वो उनको पे करनी पड़ती हैं। फिर ट्रांसपोर्टर अरेंज होता है, फिर वो ट्रांसपोर्टर उस कार्गो को मूव करके इंपोर्टर के डोर स्टेप तक लेके जाता है। ये है डायरेक्ट मॉडल। अब दूसरे आ जाते हैं इनडायरेक्ट मॉडल में। इनडायरेक्ट मॉडल में एक फ्रेट फॉरवर्डर, मैंने जो आपको कहा है, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है। इस मॉडल में करता क्या एक्सपोर्टर इसलिए फ्रेट फॉरवर्डर को इन्वॉल्व करता है
कि ये जो 3 इंडस्ट्रीज से एट अ टाइम बात करना उसके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो एक मिडल मैन इन्वॉल्व करता है। फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म कंपनियाँ होती हैं जो कि मिडल मैन होता है बिटवीन एयरलाइन और शिपिंग लाइन के दरमियान और एक्सपोर्टर के दरमियान। होता क्या है कि जब एक्सपोर्टर के पास कोई ऑर्डर होता है तो वो फ्रेट फॉरवर्डर को कहता है, भाई मैंने ये एक मेरे पास एक कंटेनर का ऑर्डर है, मैंने पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल फ्लिक्सटो ये शिपमेंट मूव करानी है। तो अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरवर्डर्स के एंड पे आ जाती है। वही ट्रांसपोर्टेशन अरेंज कराएगा, वही एयरलाइन या शिपिंग लाइन से बात करेगा, वहाँ से कंटेनर पिक करेगा, वो ट्रांसपोर्टर अरेंज करेगा, वही कार्गो मूव कराएगा। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन और ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जितनी भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो भी फॉरवर्डर ही करता है। और एट द एंड जब शिपमेंट पोर्ट पे पहुंच के वेसल या जहाज़ निकल जाता है तो वो डॉक्यूमेंट्स एक्सपोर्टर को हैंड ओवर कर लेता है, और जितने भी चार्जेस होते हैं उसमें उसने पहले से एक्सपोर्टर के साथ एग्रीड मार्जिन होता है, अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के वो इन सारी सर्विसेज की इनवाइस एक्सपोर्टर को करता है और वो उसके अगेंस्ट इसको पेमेंट करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि एक्सपोर्टर जो है वो फॉरवर्डर से सारी सर्विसेज ले। ये डिपेंड करता है एक्सपोर्टर पर। अगर एक्सपोर्टर ट्रांसपोर्ट और क्लियरिंग एजेंट खुद हैंडल करना चाहता है, सिर्फ जो शिपिंग या एयरलाइन का फ्रेट है वो फॉरवर्डर से करना चाहता है तो भी ठीक है, उसकी मर्ज़ी। अगर वो चाहता है कि क्लियरिंग कस्टम क्लियरेंस और जो है फ्रेट है वो आप करें और ट्रांसपोर्टेशन वो खुद करेगा, फिर भी ठीक है। और अगर वो चाहता है कि आप तीनों चीज़ें ही करें तो ये मैटर करता है एक्सपोर्टर पे, या आप पे भी मैटर करता है कि आप कितनी अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं। हो सकता है जो एक्सपोर्टर एक ट्रांसपोर्टर के साथ उसका एग्रीड रेट है, आप उससे बेहतर रेट उससे दे सकें, तो वो उस ट्रांसपोर्टर के बजाय वो सर्विस भी आपसे ले। ये तो आपकी एफ़र्ट्स पे मैटर करता है। तो इस मॉडल में क्या होगा कि फॉरवर्डर ही सारा कुछ डील करेगा, बाकी मॉडल सेम है, सिर्फ आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी फ्रेट फॉरवर्डर आपको नज़र आएगा और यहाँ पे भी डेस्टिनेशन पे भी फ्रेट फॉरवर्डर नज़र आएगा। इसमें एक्सपोर्ट में आपको इसमें डिफरेंट टर्म्स होती हैं कि किस बेसिस पे आपकी शिपमेंट मूव हो रही है। CNF बेसिस है, FOB बेसिस है, एक्सवर्क्स बेसिस है। उसमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफ़ाइन होती हैं कि किसके एंड पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ये डोर टू डोर शिपमेंट भी हो सकती है। एक्सपोर्टर आपको ये भी कह सकते हैं मेरे डोर स्टेप से उठा के इंपोर्टर के डोर स्टेप तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने परफॉर्म करनी है। जब इस तरह टाइप की शिपमेंट होगी तो उसमें फिर जो आपके डेस्टिनेशन में भी आपका एक फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट रिक्वायर्ड होता है। मोस्टली इंपोर्ट में सर्विसेज होती हैं, एक्सपोर्ट में यहाँ से मोस्टली अगर आप एक्सपोर्ट की फ्रेट फॉरवर्डिंग फर्म में डील कर रहे हैं तो आपको डेस्टिनेशन एंड पे इतना इशू नहीं होता। आपको यहीं से जस्ट पोर्ट तक की सर्विसेज देनी होती हैं। यहाँ के या तो सिर्फ आप फ्रेट करेंगे और या फिर फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन और जो आपकी कस्टम क्लियरेंस है ओरिजिन साइड की, यानी कि फैक्ट्री से लेकर कराची सी पोर्ट तक, ये सर्विसेज आप प्रोवाइड कर सकते हैं एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में अगर आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अब जनाब मैंने जैसे आपको कहा था कि कुछ मेजर शिपिंग लाइंस हैं पाकिस्तान में जो कि ऑपरेट करती हैं सारी। अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगी, इनके वेबसाइट्स भी मिल जाएंगी, उनके हर बड़े शहर में ऑफिस भी मिल जाएंगे। आपने रोड पे अक्सर कंटेनर्स को मूव करते हुए देखा होगा। मस्क, सैफ मेरीन शिपिंग लाइन, ये 2 शिपिंग लाइन अलग अलग थी, अब ये मर्ज हो चुकी हैं, अब ये एक ग्रुप बन गया है। इसी तरह APL अमेरिकन प्रेसिडेंट लाइन और CMA शिपिंग लाइन, ये भी 2 अलग लाइनें थी, अब इनका भी ग्रुप बन चुका है। इस तरह MSC शिपिंग, इस तरह हैपिक लॉयड शिपिंग लाइन है, एक वन लाइन है, कॉस्को शिपिंग लाइन है, इन शिपिंग है, एवरग्रीन है, TS लाइन है, OSL लाइन है, परमा शिपिंग है, रहमत शिपिंग है एंड मैनी मोर। अच्छा, इन सब के लिए अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो कराची में एक कंपनी है शिपिंग मुराद के नाम से, वो एक मैगज़ीन बनाती है, वीकली मैगज़ीन होता है। अगर उसकी आप सब्सक्रिप्शन ले लें तो वीकली आपके पास ये मैगज़ीन आता है और इसमें हर शिपिंग लाइन की डिटेल और उनकी सर्विसेज, उनका कट ऑफ सेलिंग मतलब कि किस दिन उनका जहाज़ आएगा और किस दिन जहाज़ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे एक और अपने पास नोट कर लें कि शिपिंग में हम जो कार्गो का जहाज़ होता है उसको हम वेसल कहते हैं, वेसल। तो ये चीज़ आप काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा क्योंकि वेसल का लफ्ज़ हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें। अब क्वेश्चन रेज़ होता है कि भाई एक्सपोर्टर
फ्रेट फॉरवर्डर को क्यों इन्वॉल्व करें। तो जैसे मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा ब्रीफ किया है कि सबसे पहले अपना वर्कलोड शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर के पास एट अ टाइम 10-15 ऑर्डर्स होते हैं, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक एक के लिए हर चीज़ मैनेज करे। तो वो करते क्या हैं, इसके लिए एक मिडल मैन फ्रेट फॉरवर्डर फर्म्स होती हैं, वो आप उनसे सर्विस लेते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये मैनेज कीजिएगा, और जो भी सर्विसेज होती हैं वो पहले से एग्रीड होती हैं, कोटेशन बन के जाती है, उसमें आप अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के पहले से एग्रीड कर लेते हैं कि भाई ये आपने हमें देना होगा, और उस बेसिस पे आप उनके से लिए काम करते हैं। पहला पॉइंट तो ये है कि वो अपना वर्कलोड आप पे शिफ्ट कर देते हैं। दूसरा क्या है कि एज एन इन्वेस्टर टू गेट द क्रेडिट ऑन द शिपिंग सर्विसेज, क्योंकि कंपटीशन अब काफ़ी बढ़ चुका है इस इंडस्ट्री में, तो लोग क्या करते हैं कि क्रेडिट भी ऑफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कस्टमर को 30 डेज़ का क्रेडिट देते हैं कि मिसाल के तौर पर आज जो कार्गो आपका मूव हो रहा है पोर्ट से, आपने 30 डेज़ के बाद मुझे इसकी पेमेंट करनी है। तो इसमें क्या होता है कि एक्सपोर्टर को एक और एज मिल गया कि ठीक है भाई, उसकी अपफ्रंट पेमेंट नहीं जा रही, 30 दिन बाद उसने इन सर्विसेज की पेमेंट करनी है। तीसरा पॉइंट क्या है, टू गेट अपडेट्स ऑन द शिपमेंट ऑन रेगुलर बेसिस। जब आपकी पोर्ट से शिपमेंट मूव होती हैं तो कभी कभी वो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पे भी जाती, ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली आपके डेस्टिनेशन जो डिज़ायर्ड है वहाँ पे जाए, तो और उसका ट्रांजिट टाइम भी मैटर करता है। तो ये सर्विसेज डायरेक्टली लेने के बजाय वो फ्रेट फॉरवर्डर पे आ जाता है बर्डन, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उनको ऑपरेशन टीम शिपिंग लाइंस में कॉल करके चेक करती हैं कि क्या अपडेट है, वेसल कहाँ पहुँचा है, कब पहुँचेगा, किस दिन में, अगर डिले है तो किस वजह से डिले है, अगर टाइम पे है तो वो आपको ETD बताएंगे, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ डिपार्चर क्या है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है डेस्टिनेशन पे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो होगी वो आपका फ्रेट फॉरवर्डर एक्सपोर्टर को देगा। ये 3 वजह मेन हैं जिसकी वजह से फ्रेट फॉरवर्डर को वो इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2-3 पहले ही बता चुका हूँ कि व्हाट सर्विसेज फ्रेट फॉरवर्डर ऑफर टू द क्लाइंट। इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को फ्रेट फॉरवर्डर कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है। डोर टू डोर सर्विस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस एंड शिपिंग। ये जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक सर्विस तो ये हो सकती है कि डोर से डोर तक, एक्सपोर्टर के डोर स्टेप से लेकर इंपोर्टर के डोर स्टेप तक ये सारी सर्विसेज आप उसे प्रोवाइड करें। ऑफर बेटर रेट्स एंड मल्टीपल ऑप्शंस बाय कंपेयरिंग डिफरेंट शिपिंग लाइंस। अच्छा, होता ये है कि क्योंकि डिफरेंट शिपिंग लाइंस है, जैसे आप नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में देखते हैं कि आप पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सिटी टू सिटी में देखें, इंटर सिटी में, तो बिलाल, डेवो, फैसल मूवर, मास्टर्स की भी सर्विस आ गई है, ओरिजिनल डेवो की भी सर्विस है। तो 4-5 सर्विस इस्लामाबाद के लिए सबकी सर्विस जा रही है। किसी का रेट ज़्यादा है, किसी का कम है, किसी की सर्विस अच्छी है, किसी की कम है। सेम एज़ द केस शिपिंग में भी डिफरेंट, एक सी पोर्ट के लिए डिफरेंट सर्विसेज कंपनी ऑफ़र कर रही हैं। किसी का फ्रेट ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। जिसका ट्रांजिट टाइम कम होगा उसका फ्रेट ज़्यादा होगा, जिसका ट्रांजिट टाइम ज़्यादा होगा उसका फ्रेट कम होगा। तो ये मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं। किसी का रेट वैसी कंपटीशन की वजह से किसी ने कम रखा होता है। तो फॉरवर्डर क्या करता है कि फॉरवर्डर 5-6 शिपिंग लाइंस को कॉल करके जिनकी जो वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनसे रेट्स मंगाते हैं और एक कंपैरिजन बना के शिपर को दे देते हैं कि भाई ये इस शिपिंग लाइन का ये शेड्यूल है, ये ट्रांजिट टाइम है, ये रेट्स हैं, आप बताइएगा इसमें से आपने किस पे करनी है। तो अब देखें, अगर ये सारी काम शिपर को करने होंगे, एक्सपोर्टर को करने होंगे, तो उसका बर्डन और भी बढ़ जाएगा। इस वजह से वो फॉरवर्डर को इन्वॉल्व कर देता है। इसके बाद सारे जो उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है शिपिंग की, जो बाद में मैं आपको सिखाऊंगा, इसमें CRO सबसे पहले करवाया जाता है शिपिंग लाइन से। उसके बाद कुछ SI होती है, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, वो सबमिट करनी होती हैं। उसके बाद अपडेटिंग ऑन शिपमेंट स्टेटस, कि शिपमेंट का क्या स्टेटस है, पोर्ट से क्लियर हो गई है, जहाज़ वेसल निकल गया है, पहुंच गया है, सारी सर्विसेज फ्रेट फॉरवर्डर उन्हें ऑफ़र करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सर्विसेज जो प्रोवाइड करता है फ्रेट फॉरवर्डर, उस पर क्रेडिट भी उनको देता है, ये भी उसका एडवांटेज हो जाता है उनको। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही व्यूअर्स। होपफुली आपको लेक्चर समझ आई होगी, और रिव्यूज़ आप ज़रूर मुझे दें कि आपको मेरा लेक्चर कैसे लगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरे लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।